गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। और आज से हम हमारा एक जो फाउंडेशन बैच है उसका स्टार्टिंग करने वाले हैं। और ये जो फाउंडेशन बैच है ये एक तरह से हमारा ड्रीम बैच है। और ड्रीम शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम उन स्टूडेंट में से हैं जिन्होंने एक सपना देखा है कि हम हमारे जो एग्जामिनेशन है उससे बिफोर प्रिपरेशन करके और हर हाल में जो सिलेक्शन है उसको अश्योर करेंगे। सो दैट्स वाई मैंने इसको बोला है ड्रीम बैच। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हम किसी भी चीज के बारे में समझ रहे हैं तो पहले उसके बेसिक बिहेवियर को समझना जरूरी है। इट मीन्स जब हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें तीन चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पहला, हमें पढ़ना क्या है। इट मीन्स हमारा जो सिलेबस है वो हमें अच्छे से पता हो। सेकंड जो चीज है वो है टाइम। टाइम फ्रेम हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे के पूरे सिलेबस को हमें कितने टाइम फ्रेम में पूरा करना है। ठीक है। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि हमें प्रैक्टिस कितना करना है। ठीक है। अगर तीन चीजें हमें पता है और अच्छे से पता है तो हमारा सिलेक्शन प्री डिफाइंड होता है। और हमें इन तीन चीजों में से अगर किसी एक में कमी आएगी, इट मीन्स आपको ये नहीं पता कंटेंट क्या पढ़ना है, आपको ये नहीं पता टाइम फ्रेम आपका क्या है, या आपको ये नहीं पता कि प्रैक्टिस कितना करना है। अगर ये तीनों चीजों में से किसी भी तरह की एक चीज की अगर कमी आ गई, इट मीन्स आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों को ग्राइंड करके मिक्सचर बना के इनका, ठीक है, और बिल्कुल सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंसी के साथ बिना किसी वेट के इस बैच में अगेन आप सभी का स्वागत है। और हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारा जो ये पूरा बैच है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कंटेंट के लिए। सो वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटेंट क्या होगा हमारे पेज का। और जब मैं कंटेंट शब्द यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे बैच में, हम क्या चीजें कंसल्ट करेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या इसमें कंसल्ट करने वाले हैं। तो पहले क्या करना है, हमें एक अच्छी सी न्यू नोटबुक लेनी है, ठीक है, जिसके साथ हमें काम शुरू करना है। और सबसे पहले जब हम शुरुआत कर रहे हैं इस बैच की तो मैंने कहा कंटेंट, दूसरी चीज जो है वो टाइम फ्रेम, और तीसरी चीज है वो है प्रैक्टिस। तो पहली चीज के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। इट मीन्स हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। जब हम इस बैच के बारे में बात कर रहे हैं तो जब आपने इसके बारे में पढ़ा तो वहां पर एक टर्म लिखा हुआ था सेकंड एंड थर्ड ग्रेड। ठीक है। और ये सेकंड और थर्ड ग्रेड किसके लिए है, ये डेडिकेटली लिखा हुआ था राजस्थान के जो एग्जामिनेशन है उनके लिए। ठीक है। अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट्स है उनके लिए। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें यानी कि हमारा जो कंटेंट हमें पढ़ना है वो डिसाइड करें। तो बेच का हमने सबसे पहले तो नाम फाउंडेशन क्यों रखा है इसके पीछे भी सुनिएगा। मैं डायरेक्टली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इस तरह से भी बेच का नाम रख सकता था। तो फाउंडेशन बेच रखने के पीछे का जो पर्पज है वो पर्पस क्या है। फाउंडेशन बेच टर्म यूज करने के पीछे का जो पर्पस था वो था कि ऐसे बच्चे जो जीवन में पहली बार लाइब्रेरी साइंस, पहली बार जीके पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने इससे पहले नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी इस बैच में अपने आप को बहुत अच्छा फील करवा सकते हैं। सो फाउंडेशन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है फंडामेंटल। ठीक है। और जब अपन फंडामेंटल शब्द यूज करते हैं तो अपनी भाषा में हम बोलते हैं भाई किसी भी चीज का बेसिक। ठीक है। अपन कहते हैं किसी भी चीज का एबीसीडी, किसी भी चीज का बेसिक, किसी भी चीज का फंडामेंटल, तो उसे हम बोल देते हैं फाउंडेशन। कि हम बोलते हैं कि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अभी जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, वो क्या कहता है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है उसके ऊपर काम किया जाए। एटलीस्ट बच्चे को बेसिक बेसिक बातें तो पता हो। ठीक है। तो फाउंडेशन टर्म रखने के पीछे का मतलब है कि बिल्कुल बेसिक जो टर्म है, फंडामेंटल जो टर्म है वहां से शुरू करेंगे। और बिहेवियर इसका क्या होगा, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां एक टर्म आता है बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसका मतलब हम पढ़ने का जो मेथड यूज करने वाले हैं
वो कौन सा करने वाले हैं, बेसिक टू कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। आप इस बेसिक टू कॉम्प्लेक्स के लिए दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां बेसिक के लिए हिंदी में आप शब्द यूज करते हैं सामान्य, और कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करते हैं आप जटिल, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरा बेच है वो काम कैसे करेगा, ये पूरा बेच काम करने वाला है कुछ इस तरीके से, सामान्य से जटिल की तरफ हम जाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और बेसिक से फिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सेकंड चीज, इसी के लिए जो दूसरा शब्द अपन यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डीजीपी, डिडक्टिव। जो रीजनिंग है वो अपन यूज करने वाले हैं। टीचिंग मेथड जो हम यूज करने वाले हैं वो होगा हमारा डिडक्टिव मेथड। अब जो डिडक्टिव शब्द मैंने बोला है इसका मतलब क्या है, डिडक्टिव टर्म का मतलब क्या है, डिडक्टिव हम किसे कह रहे हैं। डिडक्टिव टर्म का मतलब ये समझ में आता है कि हमारा जो बिहेवियर होगा वो होगा जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर। इट मींस जब हम पढ़ेंगे चीजें तो उसका मेथड क्या होगा, उसका मेथड होगा कि पहले आप जनरल चीजें समझिए, बहुत बेसिक जो टर्म्स है उनको पहले समझना है, और उससे किसकी तरफ जाना है, आपको जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाना है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो जो बिहेवियर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि इस बेच का बिहेवियर क्या है। इस बेच का बिहेवियर है ऐसे बच्चे जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, इट मींस जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और कहां तक वो लेके जाएंगे, कॉम्प्लेक्स। और आप कॉम्प्लेक्स के लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एडवांस, ठीक है। तो आप इसे बेसिक टू एडवांस बोल सकते हैं, आप इसे बेसिक टू कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिक टू कॉम्प्लेक्स बोलिए, बेसिक टू एडवांस बोलिए, आप इसे जनरल टू पर्टिकुलर बोलिए, और चूंकि ये शब्द हमारे बार बार काम आने वाले हैं तो धीरे धीरे हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे। और जब ये शब्द आता है डिडक्टिव, तो आपसे एग्जामिनेशन पूछता है कि डिडक्टिव जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है। तो आप यहीं से याद कर लीजिएगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा शब्द यूज करने वाला हूं और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीजीपी, ठीक है। डी का मतलब क्या है, डिडक्टिव है, और जी का मतलब क्या है, जनरल है, और पी का मतलब क्या है, पर्टिकुलर। इट मींस जब मैं डीजीपी मैंने शब्द बोला तो मुझे एक ट्रिक तरह से याद हो गया कि डी का मतलब डिडक्टिव, डिडक्टिव में क्या होता है, तो डिडक्टिव में होता है सर जनरल टू पर्टिकुलर। और दूसरा जो हमारा एक शब्द होता है दैट इज कॉल्ड आई, आई मतलब इंडक्टिव, इंडक्टिव में क्या होगा, आईपीजी। इसका मतलब जो यहां पर जीपीए इसका उल्टा कर दो। तो दो तरह की जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो यूज की जाती है। एक आता है जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि पहले आपको जनरल बातें बताए और फिर डीप एनालिसिस करे। कैसे सर, एक बार थोड़ा एग्जांपल देके समझाइए। मैंने आपको ऐसे बोला कि एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइंस। तो साइंस क्या है, एक सामान्य शब्द हो गया। अब सामान्य शब्द से फिर आप बताओगे कि साइंस में फिजिक्स भी आता है सर, केमिस्ट्री भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है। इसका मतलब आप सामान्य से किसकी तरफ गए, विशिष्ट की तरफ। फिर मैंने बोला बायोलॉजी, अगर मैं बायोलॉजी को सामान्य बोल रहा हूं तो फिर आप क्या बोलेंगे कि सर सेल बायोलॉजी है, माइक्रो बायोलॉजी है, ठीक है, बायोम है। इस तरह से छोटे छोटे टर्म्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो वो जो छोटे छोटे टर्म्स आपने डिवाइड किए वो क्या है, विशिष्ट, विशिष्ट शब्द हो गए। जैसे मैं अगर आपको ये बोलता हूं सम संख्या, सम संख्या क्या है, एक पूरा का पूरा जनरल टर्म है। आपने कहा सम संख्या वो होती है सर जो दो से विभाजित होती है, यस और नो। अब जब आप ये बोल रहे हो कि मैं कहूं कि सम संख्याएं कौन सी है वो बताइए आप, तब आपने बोला कि सर दो है, चार है, छह है, आठ है। तो आपने क्या दिए, एग्जाम्पल दिए ना मुझे। एग्जाम्पल को ही मैं बोलता हूं विशिष्ट, एग्जाम्पल को ही मैं यहां पर शब्द यूज करता हूं पर्टिकुलर। यहां पर हिंदी में मैंने क्या शब्द लिखा है, विशिष्ट। तो सामान्य बात तो क्या हुई, सम संख्या। विशिष्ट बात क्या हुई, दो, चार, छह, आठ, ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब यहां पर हम जो बिहेवियर यूज कर रहे हैं वो है जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। आगे जाकर जब हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कि जो मेलविल डेवी है, जो रंगनाथन है, ये जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके नाम अजीब है उनके लिए, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें कॉमन हो जाएगी।
जो चीज अभी पर्टिकुलर है वो आगे जाके जनरल बन जाएगी। एक समय था जब माइक्रोबायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट होता ही नहीं था। आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि क्या आपने माइक्रोबायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट सुना है क्या। उनके समय में नहीं होता था, लेकिन अभी तो होता है। ठीक है, अभी बायोटेक्नोलॉजी नाम से सब्जेक्ट आ गया है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछिए क्या उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी सुना है क्या, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं था, तो बायोटेक्नोलॉजी कहां से आता। इट मीन्स एक बात समझ में आई हमें कि जो चीजें अभी पर्टिकुलर है, जो चीजें अभी विशिष्ट है, वो आगे जाकर सामान्य होगी सर। आज मेरे से आप कोई शब्द अभी सुन रहे हो, आपको लग रहा है ये क्या है, डिडक्टिव मैंने तो सर पहली बार सुना है। इसका मतलब अभी तो आपके लिए ये विशिष्ट है, लेकिन जब आप मुझसे बार बार सुनोगे, रिपीटेटिव मोड पे सुनोगे, तो क्या होगा बाद में, ये सामान्य हो जाएगा। इसका मतलब हर वो विशिष्ट टर्म जो अभी हम सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आगे जाके ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, सामान्य में कन्वर्ट होने वाला है। ये पॉइंट समझ में आया। चलिए, अब जब हमें ये समझ में आ गया कि डिडक्टिव का मतलब क्या है, तो मैंने कहा मैं जो टीचिंग मेथड यूज करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं जनरल टू पर्टिकुलर। इसका मतलब मैं पहले विशिष्ट चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में तो पता नहीं है आपको। मैं पहले कौन सी पढ़ाऊंगा, सामान्य चीजें, क्योंकि उनके बारे में आप जानते हैं। तो अगर आप उनके बारे में जानते हैं, तो हमारा मेथड क्या होगा, पहले सामान्य चीजें पढ़े और सामान्य से किसकी तरफ जाए, विशिष्ट की तरफ जाए, क्योंकि सामान्य के बारे में तो हम पहले से जानते हैं। मैं आपको बोलूंगा मैथ सुना है नाम, फिर मैं बोलूंगा किसी को टिग्नोमेट्री सुना है, ज्योमेट्री सुना है, ठीक है सुना है। अब मैं ज्योमेट्री का अगर कोई टर्म बोल दूंगा ना, फिर आप बोलोगे सर अब ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं डायरेक्टली कोई टर्म बोलता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैं अगर हायरार्की फॉलो करूं, एक सिस्टम फॉलो करूं कि देखो मैथ्स, मैथ्स में होती है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में होता है प्रतिशतता, ठीक है, तो आपको पूरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो बात शुरू हो रही है ना, उसके बारे में आप जानते हो। क्योंकि शुरुआत कहां से हुई, मैथ से शुरुआत हुई, सामान्य से, इसलिए सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलेंगे हम। तो जब जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा मेथड होगा जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, और आपको ऐसा लगे सर कोई भी शब्द समझ में नहीं आया है, आराम से पूछिएगा, 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 10 बार पूछिएगा, अपनी भाषा में पूछिएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, मारवाड़ी में, ठीक है, जिसमें भी आप पूछना चाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन बेच का मोटिव और बिहेवियर समझ में आया। अब हम इस फाउंडेशन बेच में, मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास 3 एलिमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो 3 एलिमेंट क्या है, वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कंटेंट पता हो। सेकंड जो चीज मैंने बोली थी दैट इज उसको टाइम फ्रेम पता होनी चाहिए। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या होता है, किसी भी कंटेंट को कितने टाइम में पूरा करना है। बहुत बार क्या होता है, कोई बच्चा ऐसा कहता है, मैंने कहा ये एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने दीपिका जी को बोला कि आप ये मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए। दीपिका जी ने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और 5 मिनट बाद इनका उत्तर आ गया। ठीक है, अनसुईया जी को मैंने बोला आप भी मैथ्स का यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करिए, और इनका हो सकता 10 मिनट में उत्तर आया। फिर मैंने सर को बोला आप भी मैथ्स का सॉल्व करिए, सेम क्वेश्चन, और इन्होंने 20 मिनट ले लिए। यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आंसर तो सबका आ रहा है, लेकिन एक निर्धारित टाइम फ्रेम में अगर वो आंसर नहीं आ रहा है, तो वो आंसर किसी काम का नहीं है। बहुत बार बच्चा क्या कहता है कि सर मुझे ये सब्जेक्ट आता है, मुझे ये सब्जेक्ट आता है, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई कर नहीं कर पा रहे हो, और उस निर्धारित समय में जो एग्जामिनेशन ने आपको 2 घंटे दिए, 3 घंटे दिए, अगर आप उस निर्धारित समय में उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो नॉलेज वैलिड है। आप कितना भी नॉलेज रखिए सर,
अगर उसके उस कंटेंट का एक टाइम फ्रेम नहीं है ना, तो वो नॉलेज काम नहीं आने वाला, हम लिए घूमेंगे। इसी वजह से तो जो ज्ञानचंद है उसकी लिमिट बढ़ती जाती है हमारे इंडिया में, क्योंकि नॉलेज कैप्चरिंग पावर तो है, लेकिन अप्लाई और एप्लीकेशन पावर नहीं है। मुझे ये तो समझ में आता है कि मुझे ये रट्टा कैसे मारना है, लेकिन मुझे उस रट्टे के बाद में उसको काम में कैसे लेना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो रट्टा किसी काम का नहीं। इट मीन्स टाइम फ्रेम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कंटेंट के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज कॉल्ड टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के बाद में तीसरी जो चीज हमारे काम आती है कि ये टाइम फ्रेम में हम क्या ये टास्क पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमें बताएगा कौन? कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें ये बताए कि साहब आपने 4 दिन में ये काम पूरा करने का टारगेट बनाया, तो क्या आपने 4 दिन में कर लिया? तो आप अपने आप को बोल दोगे हाँ कर लिया, ठीक है। खुद से ही तो तुम बात बनाओगे और खुद से ही आंसर कर लोगे कि तुम्हें 4 दिन में करना था, तुमने कर लिया कि हाँ सर कर लिया, कि कैसे पता किया? कि मुझे लगा, ठीक है। तो आपको लगा, इससे तो काम चलेगा नहीं। इसका मतलब मुझे ये कंफर्म करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में दो मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कैसी होती है? दो तरीके से। दो तरीके कौन कौन से प्रैक्टिस के? एक प्रैक्टिस का मेथड है जिसे बोला जाता है नोन मेथड, ठीक है। और ये नोन मेथड किस लिए है? ये है तसल्ली के लिए। इसको बोलता हूं मैं तसल्ली वाला मेथड। तसल्ली का मतलब क्या? नोन मेथड क्या है कि आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, आपके टीचर ने ही क्वेश्चन बनाए, ठीक है, और उसी में से बनाए जो आपको पढ़ाया, और आपने उन क्वेश्चन को लगाया और सॉल्व हो गए। आपको हो गई तसल्ली कि भाई मैं जो कंटेंट पढ़ रहा हूं ना, क्वेश्चन तो उसी में से आ रहे हैं। तो तसल्ली हो गई एंड आपने फील कर लिया मेरा तो टॉपिक क्या हो गया, डन, ठीक है। इसे कहा जाता है नोन प्रैक्टिस मेथड। यहां तक बात खत्म नहीं होती, आपको स्टेप 2 पर भी जाना पड़ेगा। ये आपका स्टेप 1 है प्रैक्टिस का, स्टेप 2 है अननोन। और अननोन क्या कहता है? अननोन ये कहता है कि भाई ऐसे प्रैक्टिस पेपर भी उठाओ जो तुम्हारे कंटेंट से रेलिवेंसी में नहीं है। और रेलिवेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी उठा लो, इसका मतलब ये है कि जस्ट लाइक मैंने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया तुम्हें, समीकरण, प्रतिशतता। मैं एग्जाम्पल मैथ्स वाले अभी इसलिए ले रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी साइंस में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ऐसा सोच के मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। नहीं तो मैं एग्जाम्पल ऐसा लेता कि कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन, ऐसे एग्जाम्पल लेता। क्योंकि मैंने बोला है कि बेस जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि चीजें तुम्हें अब पता चलेगी धीरे धीरे। तो जैसे हमने कोई भी टॉपिक लिया, और वो जो टॉपिक है पहले नोन, नोन का मतलब जो टीचर ने स्टडी मटेरियल अप्रूव्ड किया है, पहले मैंने वो परफॉर्म किया। अगर आप इस स्टेप को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो इस स्टेप पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्लास में जो टीचर करवा रहा है उसके द्वारा जो दी गई प्रैक्टिस है, अगर मुझसे वो ही परफॉर्म नहीं हो रहा है और मैं कह रहा हूं मैं तो अननोन करूंगा, तो भाई पहले जो लड्डू रखा हुआ वो तो खा ले, नए लड्डू के बारे में तो बाद में सोचना। और आप कह रहे हो लड्डू रखा उसको रखा रहने दो, मैं नए लड्डू के बारे में सोचूंगा, तो ये तो मूर्खता होगी फिर। इट मींस पहले इसको कंप्लीट करना है। टीचर ने जो नोट्स करवाए और टीचर ने जो प्रैक्टिस करवाई पहले उसे डन करो। अब ये क्लियरिफाई करने के लिए कि क्या वास्तव में मेरा ये कंटेंट रेडी हो चुका है, क्या अगर मैं किसी दूसरे बुक से प्रैक्टिस करूं या कोई और कंटेंट मटेरियल फॉलो करूं, तो क्या उसमें भी मेरे क्वेश्चन सही होंगे क्या? और ये जो मेथड आप फॉलो करने वाले हो इसे बोलते हैं अननोन प्रैक्टिस। और अननोन प्रैक्टिस के लिए हमेशा आपको क्या रखना है? 2 और 3 बुक्स रखना है प्रैक्टिस की, ओनली बुक्स। कोई इंटरनेट मेथड यूज नहीं करना। कोई भी इंटरनेट मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर तुम एक नया बलिदान देने के लिए तैयार हो। इंटरनेट मेथड क्यों यूज नहीं करना? क्योंकि इंटरनेट में क्या होगा, काम कुछ करने जाओगे लग जाओगे किसी और काम पे।
ठीक है, तो पूरी तरीके से ये जो सेकंड है इसके लिए एटलीस्ट 2 से 3 क्या रखनी है, प्रैक्टिस बुक रखनी है। यहां पर जो प्रैक्टिस बुक देगा वो तो कौन देगा, टीचर देगा। ये तो टीचर की प्रैक्टिस बुक है नोन वाले में। तो अननोन में क्या है, आप कोई भी जो आपको बढ़िया लगे, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रैक्टिस बुक लेके आना है और उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस करनी है शुरू में। तो बात इतनी सी है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो उसमें। ठीक है, सो वन थिंग इज कि जब मैं शुरुआत कर रहा हूं पहले क्या डिसाइड करना है कि मुझे क्या पढ़ना है। सेकंड, मुझे क्या डिसाइड करना है, टाइम फ्रेम, मुझे कितने टाइम में उस कंटेंट को पूरा करना है। एंड थर्ड थिंग, मुझे क्या करना है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कितने लेवल पर करनी है, 2 लेवल पर। पहला कौन सा लेवल, नॉन, यानी कि पहले जो क्लास में रायता फैला हुआ ना, पहले उसे समेटो। क्लास में जो चीजें चल रही है, क्लास में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, क्लास में जितनी बातें चल रही है, क्लास में जितने टेस्ट हो रहे हैं, पहले उसे परफॉर्म करो और उसमें एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करो। कि क्लास में 100 प्रश्न टीचर ने दिए थे, 95 प्लस मेरे सही हो रहे हैं, तो मैं अननोन पे जा सकता हूं। 100 टीचर ने क्वेश्चन दिए, मेरे 50 ही हो रहे, मैंने कहा हो गया नोन वाला काम। कहाँ हो गया, 50% का मतलब तो तुम्हें आधे से भी कम याद है, क्योंकि 10 तो तुमने तुक्के ही मारे। ठीक है, तो याद कितना है, याद तो 50% से भी कम है। तो एटलीस्ट 95% प्लस एक्यूरेसी के साथ अगर तुम्हारा पेपर तुम बना रहे हो, तो फिर तुम ये कह सकते हो कि अब मैं अननोन जो सोर्सेज है, जो दूसरे प्रैक्टिस बुक है, मैं उनके साथ में काम कर सकता हूं। बात समझ आया। तो यहां पर ये हमारा मेथड है, और अब इस मेथड में नोटबुक आप लेके आए हो, मैं पूरा का पूरा बोर्ड वर्क करने वाला हूं। मैं कोई भी चीज स्लाइड पर नहीं लेके आऊंगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं बोलूंगा तुम लिख लेना, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, तुम बना लेना। सारा काम अपन बोर्ड पे करेंगे। कारण क्या है, सारी चीजें क्लास में याद करनी है। मुझे तुम पर विश्वास सिर्फ इतना सा है। तो ऐसे कैसे सर, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो हम पे, कैसे काम चलेगा। अब इसको कितनी लेंथ तक तुम लेके जाओगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अभी इतना सा है। अभी इतना सा क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम आगे कैसा परफॉर्म करोगे। अब इस विश्वास की लेंथ यहां तक आप लेके जाओ, मैं कहूं इतना विश्वास है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि मैं ये लाइन बोल पाऊं। शायद मैं ये भी बोल पाऊं कि मैं तुम्हारे ऊपर मुझे ब्लाइंड फेथ है कि अगर ये बच्चा कहेगा ना बीरबल सर कूद जाओ आप, तो मैं कूद जाऊं। ऐसा फेथ भी तुम क्रिएट कर सकते हो। और वो कैसे होगा, वो होगा तुम्हारी एक्टिविटी से। तुम जो परफॉर्म करोगे, तुम्हारे जो रिजल्ट्स होंगे, तुम जिस तरीके से डेटा तैयार करोगे, उससे ये चीजें डिसाइड होगी। वो चीजें फेथ क्रिएट करेगी। बातें कभी फेथ क्रिएट नहीं करती सर, एक्शन और परफॉर्मेंस फेथ क्रिएट करते हैं। जैसा हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि ये हो गया वो हो गया, तो देन पेरेंट्स क्या कहते हैं, रिजल्ट्स बताओ। हम तो फिर भी सुन लेंगे, वो लास्ट में एक लाइन और बोलेंगे, हम तो फिर भी सुन लेंगे, लेकिन बाकी क्या बोलेंगे कि रिजल्ट बना या नहीं, दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। आप कितना टाइम पढ़े, कैसे पढ़े, ये कोई सुनता है क्या। टीचर सुन लेते हैं। टीचर को पता है ये बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था, इसने मेहनत की है। पेरेंट्स को पता है मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बाकी सब एक ही चीज पूछेंगे आपसे, फेल या पास। इट मीन्स हमें बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ेगा। जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें एक्यूरेसी को और इंप्रूव करना पड़ेगा और बेहतर तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। सो इसलिए सारा बोर्ड वर्क, क्योंकि बच्चों ने एक ट्रेंड क्या बना लिया है, एक वीडियो प्ले करेंगे, 8 घंटे की मैराथन, पूरा सिलेबस खत्म। और वो वीडियो उसने प्ले किया, टीचर लेके आया स्लाइड्स, प्री डिफाइंड स्लाइड लेके आया है, एंड वो पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, आप सुन रहे हो। जो काम 10 दिन में होना है उसने 10 मिनट में बता दिया आपको, और आप हाँ 10 मिनट में कंप्लीट। तुझे कंप्लीट करना था या वो तुझे डेटा तैयार करना था। अगर तुझे सिर्फ कंप्लीट करना है तो तेरा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा।
वो तुझे तसल्ली मिल गई है कि मैंने एक बार कंप्लीट कर दिया। लेकिन मैंने क्या कहा, सिर्फ तसल्ली से काम नहीं चलेगा। रिजल्ट बनाने के लिए आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, तसल्ली के साथ में अननोन जो सोर्सेज है उनके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ऐसे प्रैक्टिस बुक उठाने पड़ेंगे जो हो सकता है किसी के पास भी नहीं हो। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम 10 प्रैक्टिस बुक लेके आ जाओ, वो भी मूर्खता है। लिमिटेड सोर्सेज के साथ। आपने कहा मुझे चैप्टर वाइज 2 ऐसे प्रैक्टिस बुक ले लेने हैं, और मैंने क्या कहा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो बढ़िया लगे आप ले लो। उसमें क्वेश्चन का नंबर अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन का नंबर अच्छा होगा तो मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, मेरी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। बाकी एटलीस्ट हर टॉपिक के, हर यूनिट के कम से कम 1000+ क्वेश्चन एक एक यूनिट के, और कुछ यूनिट के 2-2 हजार, 2,500 क्वेश्चन तो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। मैं इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं करने वाला सर। आप इररिस्पॉन्सिबल ना बन जाओ, ये ध्यान रखना। ठीक है। आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। अब हम जो पहला टर्म है इसके ऊपर काम करते हैं, दैट इज कंटेंट। क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए। इस बैच में हम टोटल 6 यूनिट पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से यूनिट हम कंसल्ट करेंगे? तो हम टोटल 6 यूनिट कंसल्ट करेंगे। अब ये 6 यूनिट कौन से हैं पहले तो ये समझिएगा। पहला जो यूनिट हमारे पास आने वाला है यहां पर, फर्स्ट यूनिट, उसका नाम है लाइब्रेरी नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी बोल देता, लेकिन लाइब्रेरी क्यों बोला? कि नॉलेज सोसाइटी किस चीज की? लाइब्रेरी की नॉलेज सोसाइटी। तो नॉलेज सोसाइटी में हर विषय की अपनी एक नॉलेज सोसाइटी है। तो मैंने इसलिए आगे एक शब्द बोल दिया, लाइब्रेरी नॉलेज सोसाइटी। इट मींस मैं उस नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहा हूं जिसमें लाइब्रेरी की बात होगी। ठीक है। तो मैं यहां पर टर्म यूज कर लेता हूं, लाइब्रेरी नॉलेज सोसाइटी। अब जो लाइब्रेरी है उसका मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, नाम सुना हुआ है, पुस्तकालय ये भी सुना आपने। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और सोसाइटी का मतलब होता है समाज। ज्ञान समाज, और किसका ज्ञान समाज? लाइब्रेरी का। इसका मतलब हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, और टू द पॉइंट जो सिलेबस एग्जामिनेशन का वो वाला सिलेबस देखेंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पुस्तकालय वर्गीकरण, और जो आगे शब्द लिखा हुआ है कैटलॉगिंग, इसका मतलब होता है सूचीकरण। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हो, किसी भी दुकान पे जाते हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं कि आप है ना कलर की दुकान पे गए हो, कलर करते हैं ना, पेंट, उसकी दुकान पे गए, तो आपने जाते ही ऐसे बोला कलर वाले को कि भाई कौन कौन से कलर है। तो उसने आपको एक है ना बुकलेट थमा दी हाथ में, ये लो भाई देखो तुम। उसने जब बुकलेट थमाई ना, तो उसके पास जो वर्कर था उसको उसने बोला भाई कलर वाला कैटालॉग लेके आना। क्या बोला उसने? कलर वाला कैटालॉग लेके आना। अगर वो ऐसे हिंदी में यूज करता टर्म, तो वो क्या बोलता? कलर वाली लिस्ट या सूची लेके आना। बात समझ में आया? अच्छा, उस सूची में क्या है? जितने कलर्स उसके पास अवेलेबल है उन सब का नाम, उसके आइकन, सब कुछ बने हुए हैं। तो एक तरह से लिस्ट है वहां पर कलर्स की। अच्छा, अगर मान लो मैं किसी लाइब्रेरी में जाता और मैं कहता बताओ आपके पास कौन कौन सी किताबें हैं, तो वो क्या कहता? ये लो सर कैटालॉग, ये लो लिस्ट, ये लो सूची। इसका मतलब कैटालॉग बोलूं, लिस्ट बोलूं, सूची बोलूं, बात तो एक ही है। तो जब उसने ये बोला कि ये लो कैटालॉग, इसका मतलब वो हमें क्या दे रहा है? लिस्ट ऑफ बुक्स दे रहा है। यस और नो? ये बात सही है। तो जब मैंने ये शब्द यूज किया कि भाई लाओ कैटालॉग,
तो उसने कहा कि ये लो कैटालॉग वो है लिस्ट ऑफ बुक्स। इससे एक बात समझ में आई। क्या समझ में आया? कि जो लिस्ट ऑफ बुक्स टर्म यूज किया जा रहा है, जब अपन ये शब्द यूज कर रहे हैं लिस्ट ऑफ बुक्स, तो लिस्ट ऑफ बुक्स हो गई पर्टिकुलर बुक्स की सूची, उसको भी कैटालॉग बोल सकते हैं। लेकिन मैं अगर लिस्ट ऑफ कलर बोलता तो क्या उसको कैटालॉग बोल सकते हैं? यस। किसी भी चीज की लिस्ट हो, किसी भी आइटम की लिस्ट हो, उसको बोलने के लिए हम शब्द जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? कैटालॉग। ये बात समझ में आ गई? तो कैटालॉग शब्द जो है वो हर जगह पर यूज किया जा सकता है। पहली बात, किसी भी चीज की लिस्ट के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन मैंने जब शब्द लिखा ना, तब मैंने देखो क्या लिखा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉग। इसका मतलब मैं जिस कैटालॉग की बात कर रहा हूं वो कौन सा है? लाइब्रेरी कैटालॉग। तो मैंने कहा कैटालॉग तो किसी के लिए हो सकता है, तो मैं स्पेसिफिक बना रहा हूं, विशिष्ट बना रहा हूं कि मैं किस कैटालॉग की बात कर रहा हूं। मैं तो लाइब्रेरी वाले कैटालॉग की बात कर रहा हूं। तो आप कुछ और मत समझना, मैं तो लाइब्रेरी वाले कैटालॉग की बात कर रहा हूं। फिर एक शब्द लिखा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। क्या होता है बताओ देखें। क्या करना? व्यवस्थित करना। तो व्यवस्थित करने को तो अपन अरेंजमेंट बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना चीजें अरेंज कर दो, उसको बोलते हैं व्यवस्थित करना। तो अरेंजमेंट शब्द होगा उसके लिए। तो थोड़ा और सोचिए, वर्गीकरण किसे कहते हैं? आप अपनी भाषा में बता सकते हैं, मारवाड़ी, हिंदी, जिसमें आप बताना चाहें। ठीक है। हाँ महेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं? और डिवाइड करना। तो वो तो हो गया विभाजन और उप विभाजन। जैसे और डिवाइड करना मतलब उप विभाजन हो गया। वर्गीकरण किसे कहते हैं अभी तक बात थोड़ी दूर है। हाँ सर। अरेंज करना। अरेंज करना तो वर्गीकरण नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई रोल नंबर है बच्चे के, एक बार के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1, 2 और 4 और 3, ये रोल नंबर है बच्चे के। इस 3 वाले को उठा के यहां रख दूं, 4 वाले को उठा के यहां रख दूं, तो क्या ये वर्गीकरण हो जाएगा? अरेंज करने का काम ही तो हो रहा है यहां पर। भाई 3 नीचे बैठा था, मैंने उसको कहा कि तेरा 3 नंबर है, तू आगे बैठ। ठीक है। 4 वाले को मैंने कहा तेरा 4 नंबर है, तू पीछे बैठ। तो क्या ये वर्गीकरण हो गया? ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। आप कुछ बताना चाहोगे? नहीं। अब देखिए, सिंपली एक चीज देखिए। आप जब भी कोई चीजें देख रहे हैं, जैसे 5, 10, 15 आइटम्स आपने देखे, कितने भी हो सकती है संख्या, उनमें कोई भी एक कॉमन क्वालिटी, एक कोई भी गुण जो सभी में समान हो, पहले उसका चुनाव करिए। और जो समान गुण के आधार पर आपने वर्ग बनाया है, ग्रुपिंग की है, उन ग्रुप बनाने के बिहेवियर को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा। जैसे मैं कहता हूं राम, मोहन, सीता, रमण, गीता। अब आपने यहां पर सारे के सारे शब्द देखे कि राम, मोहन, सीता, रमण, गीता। अब आपने कहा कि सर यहां पर 2 कैटेगरी बनाई जा सकती है। वो जो कैटेगरी आपने बनाई है ना, उसके लिए आप एक क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, आप एक गुण का प्रयोग कर रहे हैं, और उस गुण का नाम है, उस क्वालिटी का नाम है जेंडर। जेंडर का मतलब लिंग। ठीक है, मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है। ठीक है। तो अब आपने कहा सर ये देखो सर, राम, मोहन और रमन ये तो एक ग्रुप में आ जाएंगे, और सीता और गीता जो है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो आपने क्या किया है? किसी एक विशेषता के आधार पर वर्गों का चयन किया आपने। तो मैं अब जब क्लासिफिकेशन क्या होता है ये पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे?
किसी विशेषता के आधार पर वर्गों का चयन। ठीक है, किसी विशेषता का मतलब यहां विशेषता क्या है, जैसे अपन ने जेंडर विशेषता चुना, तो किसी विशेषता के आधार पर वर्गों का चयन करना, उसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब अगर सोचिए, मैं अगर इस विशेषता में जेंडर नहीं यूज करके एज यूज करता, और मैं कहता मैं दो ग्रुप बना रहा हूं, एक 20 से नीचे वाले बच्चे और एक 20 से ऊपर वाले बच्चे, और उसमें इनको देखना, इसकी एज है 22, इसकी है 21, इसकी है 19, इसकी है 17 और इसकी है 21। अब मैं कह रहा हूं 20 से ऊपर और 20 से नीचे वाले दो समूह बनाने। इसका मतलब मैंने विशेषता बता दी आपको कि समूह का निर्धारण कैसे करना है, एज के आधार पर। और क्या विशेषता बताई मैंने, 20 से कम और 20 से ज्यादा। तो अब आप 20 से कम देख रहे हो, तो यहां पर देखो 19 और 17, इसमें एक लड़का और एक लड़की है, देखो। तो ग्रुप वो ही 5 कैंडिडेट है, लेकिन आपने क्या बदली, विशेषता बदली, गुण बदला, क्वालिटी बदली। तो उससे क्या हुआ, ग्रुप जो है वो भी बदल गए। इसका मतलब जब मैं वर्गीकरण करता हूं, तो वर्गीकरण के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, विशेषता। जिस तरीके से आप विशेषता का चयन करेंगे, उसी तरीके से वर्ग बनेंगे। तो जैसे आपने विशेषता का चुनाव किया है, उसी के आधार पर क्या होगा, वर्गों का चुनाव होगा, उसी के आधार पर वर्गों का निर्धारण होगा। यहां तक की बात समझ आई। तो मैं इसको एक लाइन में अगर बोलूंगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता, तो क्या बोलूं बताइए। सिंपल सी बात है, वर्गों का निर्धारण किसके आधार पर, विशेषता के आधार पर। बोलिए एक बार के लिए। अनसुईया जी बताइए क्या होगा, वर्गीकरण किसे कहेंगे, वर्गों का चयन। आप है ना, जब मैं ऐसे बोलूं आपको कभी कि ये चीज बताइए, ये चीज बताइए, आराम से कंफर्टेबली अपनी बात रखिए। जितनी बार आप बात रखेंगे ना, ये माइंड आपको ऐसे बोलेगा कि भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। जब जब आप बात रखने के लिए जाएंगे, तब ये पहला सिग्नल भेजता आपको। ठीक है, क्या बोलेगा पहला सिग्नल में, कि बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे बताएगा तू। आप इसको बता देना, डिफिकल्ट है तो भी मैं करूंगा, डिफिकल्ट है तो भी मैं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो सकता है कि अभी जब ये डेफिनेशन बताते तो गलत होता। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि ये गलत बता दे, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट मेरे लिए पहली बात जो है वो ये है कि आप बताएं। गलत और सही तो बाद की बात है। अगर कोई बता ही नहीं रहा है, तो उसका तो सही और गलत दोनों ही नहीं हो रहा। जो बता रहा है वो आगे तो बढ़ा एक कदम, जो आज गलत बता रहा है वो कल सही भी बताएगा, क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, बताने वाला। और अगर वो नहीं बता रहा है, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। ओके, वर्गीकरण क्या होगा, अपने आप से खुद से सोचिए, और उसकी परिभाषा क्या होगी खुद से बताइए। महेंद्र जी बताइए क्या होगा। कोई विशेषता के आधार पर वर्गों का चयन, किसी विशेषता के आधार पर वर्गों का चयन करना ही वर्गीकरण है। ठीक है, ओके आप बताइए। किसी विशेषता के आधार पर वर्गों का चयन करना ही वर्गीकरण है। यहां तक की बात समझ आ गई। और सूचीकरण क्या होता है, लिस्ट बनाना, लिस्ट ऑफ बुक्स, उसको बोल देंगे लाइब्रेरी कैटलॉग। क्योंकि हम तो लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो हम तो किसकी सूची बनाएंगे, बुक्स की सूची बनाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने उसको बोल दिया है बुक्स की सूची को लाइब्रेरी कैटलॉग। और वैसे कैटलॉग किसी भी चीज की सूची हो सकती है, ये बात भी याद रखना है। कैटालॉग शब्द जब मैं बोलता हूं, तो वो किसी की भी सूची हो सकती है। तो दूसरा यूनिट हमारा है जिसका नाम है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग। पहला यूनिट है जिसका नाम है लाइब्रेरी नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो तीसरा,
यूनिट जिसे अपन कहते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग के बाद में, इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स देखो, एक बार के लिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैप्टर क्या बताएगा। इंफॉर्मेशन का मतलब तो है सूचना, और सोर्स का मतलब होता है स्रोत, कि सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं, सूचनाएं कहां कहां से मिल सकती है, कैसे कैसे मिल सकती है, किस किस तरीके से सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। आप में से किसी ने कहा देखो सर सूचना तो मोबाइल से मिल सकती है, ठीक है। किसी ने कहा सूचना सर न्यूज़पेपर से मिल सकती है, किसी ने कहा बुक से मिल सकती है, किसी ने कहा मैगजीन से मिल सकती है, किसी ने कहा एनसाइक्लोपीडिया से मिल सकती है, किसने कहा गैजेटियर से मिल सकती है। पता है क्या हुआ, जब मैं पहला शब्द मैंने बोला कि मोबाइल से मिल सकती है, आपने कहा हाँ ये तो मुझे पता है। फिर मैंने कहा न्यूज़पेपर से मिल सकती है, आपने हाँ ये भी जानता हूं मैं, पता है इस बारे में मुझे। फिर मैंने कहा कि जो सूचनाएं हैं वो आपके एनसाइक्लोपीडिया से मिल सकती है, फिर आपने कहा ये पता नहीं क्या है। फिर मैंने कहा गैजेटियर से मिल सकती है, फिर आपने फिर सोचा ये गैजेटियर क्या है। तो मैंने पहले जो शब्द बोले वो थे सामान्य, लेकिन अब एक बात आप पता चल गई आपको, इसका मतलब गैजेटियर एनसाइक्लोपीडिया भी कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले ही है। एक तर्क दिमाग में चला कि पहले तीन एग्जाम्पल अगर सूचना स्रोत के हैं, आगे दो बोले गए, इसका मतलब वो भी है तो सूचना स्रोत ही है, तो वो भी इंफॉर्मेशन सोर्स ही, ठीक है। गैजेटियर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, प्लेसेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए, अलग अलग जो जगह होती है ना उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए गैजेटियर यूज किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है। एक बहुत बड़ी किताब बनाई गई है जिसका नाम है विश्वकोश, ठीक है। विश्वकोश का मतलब विश्व की सारी जानकारियां, सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है उसमें, सारे सब्जेक्ट का डेटा है उसमें, उसको आपने नाम दिया है एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो तीसरी जो यूनिट है ना उसका नाम है इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। इसमें क्या आता है, अभी बताया ना, सूचना के स्रोत। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक स्रोत के बारे में पढ़ना है। ये प्राथमिक स्रोत है, ये द्वितीयक स्रोत है, ये तृतीयक स्रोत है। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी जो है पहली बार किसने बनाई, डिक्शनरी दूसरी बार किसने बनाई, डिक्शनरी अभी कौन कौन सी चल रही है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पहली बार कब आई, कैम्ब्रिज जो है उसने डिक्शनरी कब इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब डिक्शनरी शब्द जो अभी तक आपने सुना है ना, अब उसकी बाल की खाल निकालेंगे। अभी तक आपने इतना ही सुना है, हाँ सर डिक्शनरी नाम तो सुनेड़ो है, आवा तो है सर बाजार में, ठीक है। अब वो जो बाजार में आई है वो पहली बार कब आई, कितने खंडों में आई, कौन से खंड में कितने चैप्टर्स थे, ये वाली रामायण जो है वो सारी यहां पढ़ने वाले हैं। एक ओवरव्यू माइंड में सेट हो रहा है कि हम पढ़ने वाले क्या है, पहले वो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद में अगला जो हमारा चैप्टर आता है इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। ये तो आपको जबरदस्त आता है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, आप अभी सुबह आपको पता था 6:15 सर ने टाइम बोला है क्लास का, ठीक है। तो आपने अपने आप को जितनी भी बजे उठाया, अब आपको लगा कि मैं 4 बजे उठ गया हूं तो ठीक है, मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, आराम से बढ़िया से रेडी होकर नहा धोकर चलता हूं। लेकिन मैनेजमेंट किसे कहेंगे, अगर आप उठे ही 6 बजे हो तो आप अपने माइंड को क्या बताया, एक भाई टाइम है 15 मिनट, नहीं जा तो कौन, ठीक है, तुरंत उठे और चल दिए। तो ये क्या था, मैनेजमेंट ही तो था। अगर आपके पास पर्याप्त समय होता तो आप ये डिसीजन लेते कि मैं नहा के जाऊंगा, रेडी होके जाऊंगा। आपके पास कम समय होगा तो आप ये डिसीजन लेंगे कि मैं तुरंत चला जाता हूं। तो ये क्या है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई है, बहुत सारे प्रिंसिपल बनाए गए हैं, बहुत सारे टेक्निक्स बनाए गए हैं। ये थ्योरीज, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
हेनरी फियोल ने क्या कहा, जॉर्जा टेरी क्या कह रहे हैं, ठीक है, थॉमसन क्या कह रहे हैं, अलग अलग जो पर्सन्स है उन्होंने अलग अलग जो बातें कही है उनको हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। जितनी भी बातें मेरी क्लास में चलने वाली है, आपको लग सकता है ऐसा कि मैं रटवाता हूं, ठीक है, जैसे लोगों का लगता है ऐसा कि बीरबल सर सिर्फ कंटेंट रटवाते हैं, ठीक है, लेकिन आप जब एनालिसिस करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, आपको लग रहा है कि मैं रट रहा हूं लेकिन मैं हर चीज समझाता हूं, ठीक है, मैं कोई भी चीज मैं कभी रट के नहीं आता, मैं समझाने पर बिलीव रखता हूं। इसलिए अभी जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं जो बड़े एग्जाम्स दे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप बीरबल सर को इसलिए चुनना कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वो ये सजेस्ट करेंगे। छोटे एग्जाम वाले हैं वो क्या कहेंगे कि वो तो रट्टा मारा, बस सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं कि रटवाना है कंटेंट, ठीक है। बड़े एग्जाम वाले क्या कहेंगे कि कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि उनको पता है रटने से कोई काम ही नहीं चलेगा, उनके फैक्ट वाले क्वेश्चन ही नहीं आते, तो वो कहेंगे कि कॉन्सेप्ट डील करना है सर के पास जाइए, आपको कॉन्सेप्ट डील करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, वहां से समझिए, बाकी सब जो है रटवा रहे। द पॉइंट इज, हम ग्राइंड करके चलते हैं दोनों चीजों को, हम रटवाने पर भी बिलीव रखते हैं और हम समझाने पर भी बिलीव रख रहे हैं। हम पहले समझते हैं कि ये चीजें काम कर कैसे रही है, समझने के बाद याद इसलिए करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मेमोरी में डेटा का होना जरूरी है। अगर कोई चीज याद नहीं है, तुमने कितनी भी बढ़िया समझी हो, लेकिन अगर वो चीज तुम्हें याद नहीं है तो वो समझा हुआ काम कहां आएगा, याद भी तो होना चाहिए। याद भी होना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि पता नहीं आरपीएससी और आरएमएसएसबी कब 100 के 100 प्रश्न कथन कारक वाले डाल दे, ठीक है, इसलिए समझना तो जरूरी है। बात समझ गए? चलिए, तो तीसरा जो फोर्थ हमारा चैप्टर है उसका नाम है मैनेजमेंट। फिफ्थ जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है कंप्यूटर लिटरेसी। ये जो कंप्यूटर लिटरेसी शब्द मैंने लिखा है इसका मतलब वही है कंप्यूटर, लेकिन लिटरेसी शब्द भी मैंने साथ में इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहां पर दो पर्सपेक्टिव है कि कंप्यूटर तो पढ़ना ही है, कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, कितने तरह के कंप्यूटर है, नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, ये सब कुछ तो पढ़ना ही है। साथ में लिटरेसी शब्द जोड़ने के पीछे है कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का क्या योगदान है, लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है वो काम करते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस है उसमें कंप्यूटर की भूमिका क्या है, ये सारी चीजें भी जोड़कर पढ़नी है, ठीक है। एंड लास्ट जो है उसको बोलते हैं यूजर स्टडी। लास्ट हमारा चैप्टर है उसका नाम है यूजर स्टडी। यूजर कौन होगा आपके लिए? अगर आप लाइब्रेरियन हो, अगर आप क्या हो, लाइब्रेरियन बनोगे या नहीं बनोगे? बनोगे। तो आप अगर लाइब्रेरियन हो तो आप मुझे बताइए आपके लिए यूजर कौन है, उपयोगकर्ता कौन है? जो आपकी लाइब्रेरी में आ रहे वही तो होंगे ना। तो आपकी लाइब्रेरी में आने वाले जो यूजर है, जो पाठ्य पुस्तकें पाठ्य जो भी आपके बुक्स वगैरह है जो पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए यूजर है। तो एटलीस्ट उनके बारे में पता तो होना चाहिए कौन सा यूजर कैसा है, किस तरीके से वो सेटिस्फाई होगा, कैसे वो कंटेंट को पढ़ेगा, कौन सी पुस्तक उसको चाहिए, जब मैं उसको पुस्तक दे रहा हूं तो पुस्तक देने के मेथड क्या होंगे, ठीक है, यूजर को मैनेज करने का मेथड क्या होगा। इट मींस मुझे उसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। एज ए लाइब्रेरियन अगर मैं चाहता हूं मेरी लाइब्रेरी बहुत अच्छी चले, इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चले तो मुझे स्टूडेंट के बिहेवियर को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बात समझानी किसको है, बच्चे को। और मैं अगर ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो बच्चा है वो किस तरीके से समझेगा, इसका मतलब मामला खराब। बहुत अच्छा चले उसके लिए मुझे बच्चे को बहुत अच्छे से समझाना होगा, और जब बच्चा समझ जाएगा तो मेरा काम बहुत अच्छा होगा। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर आप किसके बारे में स्टडी करेंगे? यूजर के बारे में, और इसके लिए अलग अलग मेथड्स बने हुए हैं कि यूजर की स्टडी करनी कैसे है। कुछ छोटे छोटे जो है
इसके लिए लॉजिक्स बनाए गए हैं कि इस किस तरीके से यूजर स्टडी की जा सकती है। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, उन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे यूजर स्टडी चैप्टर जो है RMSSB, RSSB और RPSC दोनों में नहीं आता ये चैप्टर। सर आप फिर क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप हर बार पैसा खर्च करें। मैं चाहता हूं पहली बार और अंतिम बार पढ़ने की कोशिश करें आप। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर आता है यूजर स्टडी, ये KVS, NVS, EMRS, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, D SSSB, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं इनमें ये वाला चैप्टर आता है। किसमें नहीं आता? जो RSSB और RPSC है उसमें ये वाला चैप्टर नहीं आता। बात समझ गए? लेकिन फिर भी हमें तो पढ़ना है। कारण क्या है? RMSSB जो है थर्ड ग्रेड के जब पेपर बनाता है तो पेपर वालों को बोलता है कि पहले तुम नशा करो एक बढ़िया, फिर पेपर बनाना। ठीक है, और वो फिर नशा करने के बाद क्या करते हैं कि जो आपके सिलेबस में है ही नहीं टॉपिक, जो कंटेंट आपके सिलेबस में है ही नहीं, वहां से क्वेश्चन आएंगे फिर आपके। ठीक है, तो जब एक बचा हुआ है तो उसको भी पढ़ ले। अगर बाहर से आ भी जाए क्वेश्चन तो तुम बाहर निकल के ये बातें नहीं करो सिलेबस से बाहर था ये, क्योंकि वो बात कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला। उल्टा इस बात को लेकर तो क्या होगा? दुख होगा। बात तो कोई सुनेगा नहीं, उल्टा क्या होगा? इस बात को लेकर दुख होगा। बढ़िया रहता ये पढ़ ही लेता, जब 400 पन्ने पढ़ लिए तो 10 और पढ़ लेता, 410 ही पढ़ लेता मैं। एटलीस्ट वो जो 2-4 क्वेश्चन बाहर से आए वो भी तो सही करके आता। तो बढ़िया क्या रहेगा कि 400 की जगह 410 पढ़ लिए जाए। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 7-8 पेज का। तो इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया कि जब इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतनी डिटेल से पढ़ रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस माथापच्ची कर रहे हैं, तो 10 पेज के लिए कंजूसी नहीं करना, इसको भी साथ में पढ़ लो। तो टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं? 6 यूनिट। तो अभी सबसे पहले नोटबुक निकालिए, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखिए। ठीक है, छोटी सी लाइन क्या लिखना है? अब आप जिसमें एलिजिबल है उसके साथ अटैच कर दीजिए, ग्रेड थर्ड सेकंड जो भी है। आई एम लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड थर्ड जो भी आप अपने लिए टारगेट करके चलते हैं उसको आप लिखिए। और अगर आपके हाथ कांप रहे हैं ये लिखते हुए, ठीक है, इसका मतलब अभी वास्तव में हम इसके लिए रेडी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिरता आएगी और ये जब आपको प्रैक्टिकली फील होने लग जाएगा, फिर काम बन गया हमारा। एक नई नोटबुक, सेपरेट नोटबुक, और बड़ी वाली नोटबुक डाल लेना, बहुत सारा लिखवाऊंगा मैं, बहुत सारा काम करेंगे हम। तो एक अच्छी बड़ी नोटबुक आप अपने लिए रख लीजिए। पेन चाहिए? पेन दे देना एक पीछे। ओके, अब सबसे पहले वहां पर लिखिए ओवरव्यू ऑफ कंटेंट। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? ओवरव्यू का मतलब हम क्या करने वाले हैं, कंटेंट में क्या क्या पढ़ेंगे। और हर लाइन जो है, एक नंबर के नीचे एक लाइन छोड़ देना। ठीक है, लाइन छोड़ दीजिएगा एक इसके नीचे। और ओवरव्यू में जब आप देख रहे हो, ओवरव्यू में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो पहला नाम लिखिए लाइब्रेरी नॉलेज सोसाइटी। लाइब्रेरी नॉलेज सोसाइटी में हिंदी में लिख दीजिएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय ज्ञान समाज। सोसाइटी के लिए समाज शब्द यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग।
क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग में लिख दीजिए पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण। तीसरा लिखिए इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स। और इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? सूचना स्रोत। चौथा लिखिए मैनेजमेंट। फोर्थ लिखना है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या लिखेंगे? प्रबंधन। फिफ्थ लिखिए कंप्यूटर लिटरेसी। हिंदी में लिख देंगे अपन इसे कंप्यूटर साक्षरता। सिक्स लिखिए यूजर स्टडी। यूजर स्टडी। यूजर स्टडी क्या होता है बताइए? बस लिख दीजिए उपयोगकर्ता अध्ययन। अब एक बार खुद से पूछिएगा कि अगर ये जो 6 यूनिट हमने नाम लिखे हैं, अगर ये नोटबुक हमारे सामने नहीं होती, ये जो बोर्ड है वो हमारे सामने नहीं होता, तो क्या फिर भी मुझे ये 6 यूनिट के नाम में बता पाता? खुद से पूछिए एक बार के लिए। और अगर आंसर आ रहा है कि नहीं बता पाता, तो एक बार देखिए बोर्ड पे, अच्छे से देखिए, आराम से देखिए। डन। चलिए जी। अब ना तो बोर्ड पे है और ना नोटबुक में, नोटबुक को कर दीजिए बंद। ठीक है। कभी कभी जब हम इस बारे में विचार करते हैं कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, कि भाई साहब आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ऐसे उत्तर दिया कि मैं 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, ऐसा उत्तर आया। सामने वाले ने पूछा कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में है क्या? सर अगर आप उस समय ये सोच रहे हैं ना, क्या पता है या नहीं, तो आप तैयारी के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। क्या ये वाली बात सही है क्या? अगर आपको यही नहीं पता कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स है और कौन से टॉपिक्स नहीं है, तो वो तो ढोंग ही हुआ ना सर। एटलीस्ट सिलेबस का एक एक बिंदु आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि जो आपका फंडामेंटल बेसिक है वही अगर डिस्टर्ब है, तो एडवांस स्टडी कैसे करोगे? जब शुरुआत ही कॉम्प्लेक्सिटी से कर रहे हो, तो आगे बड़े टॉपिक तो बना ही नहीं पाओगे। शुरुआत तो बेसिक से करना है। इसका मतलब सबसे पहले मेरे माइंड में पूरा सिलेबस होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। यस और नो? मैंने आपसे पूछा कि आपके सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 6 है। अब ये 6 के 6 जो है, अपने आप अपने मन से ही पूछो, रिवाइज करो, ये 6 नाम कौन से हैं? महेंद्र जी बताओ, 6 नाम कौन कौन से हैं? सोसाइटी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यूजर स्टडी। ठीक है। हाँ सर, कौन कौन से बताइए? अपनी भाषा में, हिंदी में, मारवाड़ी में, कैसे ही बताओ, मुझे मतलब है याद रखवाने से। ठीक है।
यस, बताइए। वेरी गुड। क्लासिफिकेशन, गुड। गुड। शोर्स, ठीक है। लिटरेसी, गुड। वेरी गुड। ठीक है, बताइए। अब एक बार के लिए वापस बताइए। उसके लिए अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? यस, गुड। और दूसरा? मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सोर्स, कंप्यूटर, यूजर स्टडी, लाइब्रेरी, ज्ञान जगत, उसको क्या बोलेंगे? आप है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी आपको। आप ऐसे सोचिए मत कि मैं इस लैंग्वेज में नहीं बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। मैंने क्या बोला था, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? गलत। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। बट आप ट्राई तो करिए। आप जो अभी तक आपको नहीं आता वही तो सीखने आए हो यहाँ। जो आता वो सीखने आए हो क्या? वो तो आता है आपको। वही तो सीखने आए हो जो नहीं आता है। और जो नहीं आता है, जब पहली बार ट्राई करोगे, पहली बार वो शब्द बोलोगे, अजीब लगेगा। मुझे भी लगा था। जो सब पढ़ रहे हैं सबको लग रहा है। जो पढ़ेगा उसको लगेगा। बट उसको क्या करना पड़ेगा? ट्राई। जब वो ट्राई करेगा तो वो जो अजीब लग रहा है वो नॉर्मल हो जाएगा। कोई भी काम जब आप पहली बार करोगे तो वो डिफिकल्ट लगेगा, जब रूटीन में करने लग जाओगे तो वो इजी लगने लग जाएगा। इसलिए द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप ट्राई कर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं जो इंग्लिश में बाई ग्रेस पास हुए हैं। ठीक है। और एंड हुआ ना जब बैच, तब उन्होंने कहा कि सर हम पेपर जो है ना हम इंग्लिश में सॉल्व करना पसंद करेंगे। ये कारण क्या है? उन्होंने सीखा। और जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं दोनों लैंग्वेज में डील कर रहा हूं, उसके पीछे कारण है। वो कारण आपको अभी समझ में नहीं आएगा। वो कारण कब समझ में आएगा? जब तुम पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे। पेपर अटेम्प्ट करने गए, मैंने तुम्हें बताया वर्गीकरण। हो सकता है वहां वर्गीकरण के लिए हिंदी का कोई दूसरा शब्द प्रयोग में ले लिया जाए। और वहां तुम ढूंढ रहे हो कि वर्गीकरण तो लिखा हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें उस समय यह पता है कि वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए दूसरा शब्द काम में नहीं लिया जा सकता। इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ही मिलेगा। तो जब मैं आपको ये बोलता हूं कि ये दोनों शब्द ध्यान में रख रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण है आगे जो 3 नंबर पॉइंट आएगा ना, प्रैक्टिस, उसमें जरूरत पड़ेगी। वहां काम आएगी वो चीज। तो जब हम ऐसे टर्म यूज कर रहे हैं, मैं पूरा इंग्लिश में थोड़ी बोला है, मैंने सिर्फ एक शब्द ही तो बोला है। और वो शब्द क्यों? ताकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, तब उस शब्द से क्वेश्चन बना पाओ, तुम सॉल्व कर पाओ तुम। ये बात तुम्हें पता हो एटलीस्ट। बात समझ में आया? चलिए जी। अब ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, इसके पॉइंट टू पॉइंट लिखना शुरू करते हैं अपन। मैंने तो पहले अभी क्या बताया, ये 6 यूनिट है। अब इस 6 यूनिट में टॉपिक कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखते हैं। और इसके लिए हम हेल्प लेते हैं हमारे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनकी। यानी कि अपन वेबसाइट पे चलते हैं और वेबसाइट पे जाके उसका डिटेल सिलेबस जो है वो निकालते हैं और वहां से एक एक पॉइंट अपन लिखते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मैं अभी जो सिलेबस आपको लिखवा रहा हूं, सेकंड ग्रेड का लिखवा रहा हूं। ठीक है। क्योंकि सेकंड ग्रेड का अगर आप करेंगे तो थर्ड ग्रेड ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है।
तो ये आरपीएससी पे चलते हैं अपन वेबसाइट पे। ऑलरेडी बीरबल सर.com पे भी मिल जाएगा आपको। ये रहा सिलेबस फॉर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड। ये है हमारा सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है। ये पेपर वन का है। ये पेपर वन का तो आप आराम से लिखिएगा, क्योंकि पेपर वन के टीचर जो है वो आपको काम करवाएंगे इसके साथ में। ठीक है, जो मेरा सिलेबस है पेपर टू का, मैं वो दिखाता हूं आपको। ये पेपर वन का ओपन कर लिया मैंने। ये पेपर टू, ये लीजिए। अब निकालिए नोटबुक और यूनिट नंबर वन का क्या नाम था? लाइब्रेरी नॉलेज सोसाइटी। अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, उनको मेंशन करिए अपनी नोटबुक में अच्छे से, आराम से। थोड़ा सा लिखने का काम है। मैं आगे जाके एक एक टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल से बातें करूंगा, और जितना यहां लिखा हुआ है उससे कई गुना ज्यादा अपन पढ़ेंगे। इसका मतलब कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो यहां नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मेरी क्लास में डिस्कस होंगे। पहला टॉपिक है लाइब्रेरी ए सोशल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल। उसके बाद अगला टॉपिक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। उसके बाद नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। फिर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस। ये सिलेबस आपको वेबसाइट में हिंदी में नहीं मिलेगा। वेबसाइट में ओनली इंग्लिश में ही मिलेगा। मैं दोनों में करवाऊंगा, हिंदी इंग्लिश में।
यूनिट 1 वाला लिख लिया आपने? 8 बजे से आपका जीके का सेशन। आठ बजे से आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की सेशन है, ठीक है। एंड उसके बाद 11 से 12 आपका आर्ट एंड कल्चर है। एंड 12:30 से 2 o'clock आपका हिस्ट्री है। 3 जीके के सेशन हो गए एंड एक लाइब्रेरी का। और अभी 4 दिन तो टेस्ट नहीं है, मंडे से फिर आपके डेली टेस्ट है। एटलीस्ट थोड़ा कंटेंट हो जाए टेस्ट के लिए, ठीक है। तो मंडे से फिर आपके एवरी डे टेस्ट रहेगा, डेली टेस्ट। दो घंटे की क्लास रखने के पीछे का कारण है रिटन वर्क और थ्योरी को क्लास में ही याद भी करना है और लिखने का काम भी करना है, इसलिए थोड़ा सा क्लास मेरा बड़ा है। यूनिट 1 डन हो गया, RRL अब तक सभी का ओके।